सही हाँ, बात पर इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि उसमें जो आपका जो प्राइसिंग, ऐसा नहीं कि आपने प्रॉब्लम तो सॉल्व करी पर आपका प्राइस इतना महंगा हो गया कि वो बजट में ही नहीं आया उसके। आप क्या देखते हो फ्यूचर हॉर्टिकल्चर को लेकर उत्तराखंड में, और आम जनता और किसानों को आप क्या हिदायत देना चाहते हो, मतलब एडवाइस देना चाहते हो? पूरे इंडिया में अगर आप ड्राई फ्रूट का पूरा मार्केट देखोगे ना, तो आप बोलोगे कि इससे मतलब इससे बड़ा चीज़ तो कुछ है ही नहीं, इससे बड़ा कोई बिजनेस कोई है ही नहीं। उल्टा हम इंपोर्ट करते हैं ड्राई फ्रूट। हम तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। जो RKVY स्कीम के अंदर काफ़ी अच्छी मतलब ये गारंटी नीड फैसिलिटी है, जिसको आपको कोई वापस भी नहीं करना है आपको उसे। अगर आपका स्टार्टअप मतलब कुछ अच्छा काम कर रहा है किसानों के लिए, पहाड़ के या किसी भी किसानों के लिए, तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और आपको 100% उसमें फंडिंग मिलेगी। मतलब जो हमारी फ़िलॉसफी यही है, हम उतने फार्मर्स को जोड़ते हैं शुरुआत में कि जितने का हम माल वापस खरीद सके। ऐसे नहीं कि मैं 1000-2000 किसानों को जोड़ लूँ और उस सबने उगा लिया और मैं उनसे खरीद ना पाऊँ या वो बेच ही ना पाए। स्वागत है दोस्तों हमारे एक और कार्यक्रम में जिसका नाम है टॉप फॉर चेंज, जिसमें हम बात करते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली और इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस को जगाने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं जो लोग स्टार्टअप करते हैं, जो सस्टेनेबिलिटी पे काम करते हैं, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली टॉक करते हैं और जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, एक्टिविस्ट है, ऐसे लोगों को हम बुलाते हैं अपनी इस कार्यक्रम में, और इसमें हम उनसे सीखने की प्रयास करते हैं कि उनकी क्या जहन में क्या है, और उनसे हम कुछ सीख के अपने जीवन को कैसे और बेहतर बना सके, हम अपनी इन्वायरमेंट को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, उसके साथ तालमेल रखते हुए हम अपने जीवन को कैसे सुधार कर सकते हैं। तो इस टाइप के हम बात करते हैं। आज हम एक ऐसे एक यंग एंटरप्रेन्योर से मिलेंगे जो एक छोटा सा स्टार्टअप चलाते हैं ऋषिकेश से, जिनका नाम है मिस्टर अनंत खरोला। तो अनंत भाई, सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे आपकी शुरुआत से कि आपके ब्रॉन एंड ब्रॉटअप आप कहाँ से हो हैं, और आपका एजुकेशन कैसा, थोड़ा बहुत अगर आप थोड़ा संक्षेप में बता सके कि आप कौन से स्कूल में गए हैं, कैसे कॉलेजेस में पढ़े, क्या एजुकेशन बैकग्राउंड आपका रहा है, और उसके बाद फिर हम आगे की सवालत में जाएंगे। ठीक है। रतल जी नमस्कार। पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस शो। और ये बहुत ही अच्छी पहल करी है आपने, और लोगों को सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो स्टार्टअप्स हैं उनके बारे में बताने के लिए। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। जो मेरा नाम है वो अनंत खरोला है, और मैं ऋषिकेश में ब्रॉन एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ। मैंने स्कूलिंग भी ऋषिकेश से ही करी है, श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल से। 2011 में मेरी 12th कंप्लीट हुआ था, और फिर मैंने बैचलर इंजीनियरिंग करी है ऋषिकेश से ही, सिविल इंजीनियरिंग में, जो 2015 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने फिर लगभग 2 साल जॉब करी थी देहरादून में ही एज अ साइट इंजीनियर। उसके बाद फिर मैंने स्टार्टअप अपना स्टार्ट करा था, जो कि चिया सीड्स पे काम कर रहा है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया। अब ये है कि भैया इनकी जो स्टार्टअप है वो चिया सीड और ऐसे न्यूट्रिशन सीड्स, सुपर फूड्स जिसको कहते हैं, उस पे बेस्ड हैं। तो हम इसके बारे में भी बहुत कुछ जानेंगे और उनसे सवालात करेंगे। तो आपने जब ये चिया सीड पर बिजनेस करना शुरू किया या सोचे, आपका सबसे मतलब इसका ख्याल क्यों आया, मतलब चिया सीड ही क्यों, है ना? और चिया सीड है, और चिया सीड और सब्जा में क्या डिफरेंस है वो भी बताना आप मेरे को। चिया सीड को आपने बेस प्रोडक्ट क्यों रखा और इससे क्या फ़ायदा होता है आपको, मतलब ओवरऑल? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और मेरे से एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि आपने चिया सीड को ही क्यों चुना। तो मैं सबको यही जवाब दे दूँ कि मैंने चिया सीड को नहीं चुना, चिया सीड ने मुझे चुना है, मुझे लगता है। अच्छा। क्योंकि क्या था कि जब हमने स्टार्ट करा था तो हमें नहीं पता था किस चीज़ की फार्मिंग करनी है, और मुझे फार्मिंग करनी आती भी नहीं थी। ना मेरा बैकग्राउंड फार्मिंग से था, ना मेरी फैमिली फार्मिंग से थी। तो हमने क्या करा कि हमने कहा कि अगर हमें फार्मिंग में काम करना है तो आपको आना चाहिए कि वो चीज़ होती कैसे है, फार्मिंग होती कैसे है। तो हमने क्या करा, पहाड़ में एक छोटा सा मतलब लैंड का पीस लिया, लगभग 5 नाली हमने लैंड को रेंट करा। उसमें फिर हमने अराउंड 10 to 15 क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स हमने ट्राई करी। तो उसमें से एक चिया सीड भी थी। तो हमने जब वो फार्मिंग कर रहे थे तो उसमें से सिर्फ चिया सीड एक ऐसी क्रॉप थी जो कि सरवाइव कर पाई, क्योंकि हमें नहीं पता था कैसे फार्मिंग करनी है, किस टाइम पे चिया सीड को लगाना है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम उसको ग्रो कर रहे थे हिमालयाज़ में, पहाड़ों में। तो हमें नहीं पता था, तो चिया सीड ने ही हमें चुना है, हमने चिया सीड को नहीं चुना। तो वो चुना इसलिए गया है क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी
मतलब जहाँ हम कर रहे थे जिस टेरिटरी में, जो पहाड़ों में, वहाँ पर प्रॉब्लम थी पानी की और जानवरों की। तो जितने भी और क्रॉप्स थी उसको जानवरों ने ख़राब करा, उसको जानवरों ने खा लिया, या फिर कुछ क्रॉप्स थे जिनको पानी नहीं मिला तो इसलिए वो ख़त्म हो गई। पर चिया सीड एक ऐसी क्रॉप थी जिसको किसी जानवर ने नहीं खाया, ना उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। तो वो बहुत ही हार्डी क्रॉप है जिसकी मतलब मार्केट में वैल्यू भी अच्छी है और कोई जानवर उसको खाता नहीं है। उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो है ही उसका अच्छा। सही बात है। जहाँ पानी कम लगता है वहाँ फिर आपको पानी बचत हो रहा है। 90% जो पहाड़ों में पानी की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, जो रेन फेड क्रॉप्स है 90% जो पहाड़ों में, 10% खेतों में पानी है सिर्फ पहाड़ों में। तो उनके लिए तो ये एक मतलब जीवन देने वाली क्रॉप है, ये समझ लीजिए आप। सही बात है। आपने मतलब मेरे 2 क्वेश्चन तो आपने यही कर दिया कि इसका इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव क्या है और वाटर सिक्योरिटी क्या है, बिग पर्सन आपने बता ही दिया इसका। आपने पूछा था एक सवाल कि चिया और सब्जा में क्या फर्क है, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ सुपर फूड का मतलब क्या होता है। सुपर फूड का मतलब होता है कि जो वो फूड जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा हो कम क्वांटिटी में। मान लो कि अगर चावल है और चिया है, तो चावल की सेम क्वांटिटी में और चिया की सेम क्वांटिटी में चिया में ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा और चावल में कम होगा। अच्छा, हाँ। पर लेकिन हम चिया को तो चावल की तरह नहीं खा सकते। मैं तभी तो नहीं खा सकते क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है। अगर आप उसको इतना ज़्यादा खाओगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब उसको कम वॉल्यूम में आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन दे सकता है। आपको अगर कोई चीज़ ऐसी मिले जिसको खा के आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है ना। मतलब वो डिफरेंस क्या है वो सब्जा और उसमें डिफरेंस मैं बताता हूँ। चिया और सब्जा दोनों फूलते हैं, पानी में डालते हुए वो फूल जाते हैं। पर सब्जा में फाइबर होता है, सिर्फ फाइबर होता है उसमें, और चिया में प्रोटीन, ओमेगा 3 और फाइबर, ये तीनों होता है। इसलिए चिया सीड जो है वो एक्सपेंसिव है और जो सब्जा है वो थोड़ा सस्ता है। जो आपका सब्जा है वो सिर्फ गर्मियों में यूज़ होता है क्योंकि उसमें फाइबर होता है। अगर आपके पेट में गर्मी है तो उसको पेट को ठंडा रखता है। सही बात। और चिया सीड पूरे ऑल ईयर अराउंड यूज़ होता है। वो आपका एज अ डेली मतलब आपको न्यूट्रिशन जिससे मिलता है उसकी तरह आप यूज़ करते हैं क्योंकि उससे आपको प्रोटीन जो आपको मिल रहा है, ओमेगा 3 मिल रहा है, वो आपके लिए, स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपकी बॉडी के लिए, मसल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आजकल आप चिया सीड का ट्रेंड देखेंगे तो बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है उसको आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे कई लोग भिगा के उन्हें अच्छा नहीं लगता चिया सीड, वो थोड़ा सा जेल टाइप का बन जाता है। हाँ। मेरे को भी नहीं पसंद है वो चीज़, मतलब मैं भी नहीं खाता हूँ वैसे। पर मैं क्या करता हूँ, मैं या तो मैं शेक बनाता हूँ, बनाना शेक, तो मैं उसमें डाल देता हूँ 1 चम्मच चिया सीड, तो मैं वैसे ले सकता हूँ। या फिर उसको आप पाउडर बना के अपने, जैसे मल्टीग्रेन आटा आजकल खाते हैं आप, तो उसमें पाउडर बना के आप उसमें डाल दीजिए। तो उससे भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आपको मतलब किसी भी फॉर्म में आप उसको यूज़ कर सकते हो, चाहे पाउडर बना के करो आप उसे, चाहे उसका आप शेक में डाल के कर लो, या सिंपल पानी के गिलास में सुबह उठ के पी लो, तो वैसे भी कर सकते हो। प्लस उसके हेल्थ बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ चिया सीड के। चिया सीड को अगर आप पानी में डाल के वैसे यूज़ कर रहे हो तो आपको जो डायबिटीज़ है वो आपकी कंट्रोल में रहेगी। जो ब्लड, हाँ, बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं इसलिए, जो जैसे जिनकी एज 50 से वो प्लस है तो वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि उन्हें मतलब जैसे उनकी डायबिटीज़ बढ़ जाती है तो वो कंट्रोल में रहती है। ब्लड प्रेशर जिसका हाई रहता है उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है अगर वो चिया सीड का डेली इंटेक कर रहा है। जिसको वेट लूज़ करना है तो चिया सीड खाने के बाद क्या होता है कि आपका मतलब पेट फुल लगेगा, आपको भूख नहीं लगेगी जल्दी से, क्योंकि उसका वो क्या होता है कि पेट में जाके और फुल जाए, मतलब अपने वेट से वो 100 गुना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। अच्छा, हाँ। तो इस वजह से आपको पेट फुल लगेगा, तो आपको खाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी उसको खाने के बाद। तो इसलिए भी मतलब काफ़ी लोग इसको वेट लूज़ के लिए यूज़ करते हैं कि जिससे कि वो इसको चिया सीड को खाए और उन्हें भूख कम लगे और जिससे उनका वेट लूज़ हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चिया सीड खाएंगे उसका वेट लूज़ होगा, उनको एक्सरसाइज वगैरह तो करनी पड़ेगी। समझ गया। पर उसका काफ़ी बेनिफिट है मतलब इस चीज़ में। चलो, इसी में मतलब मेरे को काफ़ी अच्छी तरह से आपने समझा दिया कि मतलब चिया सीड और इन सब चीज़ों के बारे में। तो अब मैं इसमें ये चीज़ जानना चाहता था कि मैं समझ गया एक हाई वैल्यू क्रॉप है, ठीक है, और इसकी मेंटेनेंस भी कम लगता है, बहुत कम मेंटेनेंस है। तो अब इसको, अब जैसे मेरे को ये समझ में आया, अगर कोई हमारे वीडियो, हमारे कन्वर्सेशन अगर कोई सुनता है और उसको समझ में आता है कि भाई ये तो आनंद भाई ने तो बहुत बढ़िया चीज़ें बताया, मैं भी ये उगाना चाहता हूँ। अब मैं किसान हूँ जो पहाड़ों में बैठा हुआ है, मैं किसान हूँ जो कहीं पे भी ऐसी जगह पर बैठा है, मुझे अब ये चिया सीड की बीज कहाँ से मिलेगा? मैं कैसे उगा सकता हूँ चिया सीड? अगर चिया सीड आपको उगाना है तो पहला तरीका तो ये है कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। हम हर किसान, मुझे आपसे कांटेक्ट नहीं करना है, मतलब मैं XYZ, मतलब ऐसा जनरिक में आप कुछ आंसर दो देखे लोगों को पता लगे कि भाई मैं ऐसी जगह जा सकता हूँ या ऐसे लोगों से पता कर सकता हूँ, ऐसे में कुछ कर सकता हूँ। आपके नियर बाय अगर कोई किसान चिया सीड उगा रहा है तो आप तो या तो उनसे बीज ले सकते हो, या फिर आप
ऑनलाइन आप देख सकते हो, ऑनलाइन आपको इजीली सीड्स मिल जाते हैं। अच्छा। और तीसरा तरीका हम है ही, हमारे साथ आपको क्या बेनिफिट है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ हमारे साथ क्या बेनिफिट है और जगह से क्या लेने का बेनिफिट है। हमारे साथ आपको फ्री में बीज मिलेगा पहले साल का। अच्छा। हम कोई भी किसान जो भी चिया सीड की खेती करना चाहते हैं उन्हें हम फ्री सीड्स देते हैं, फ्री नॉलेज देते हैं कि कैसे आपको वो उगाना है, और फ्री आपको मतलब ये भी बोलते हैं कि हम आपसे जितना भी आप उगाओगे पूरा खरीदेंगे। अच्छा, बाय बैक पूरा फर्स्ट ईयर का जितना भी बाय बैक होगा वो हम आपको 100% गारंटी देंगे। सेकंड ईयर से आप कहीं भी बेच सकते हो, पर फर्स्ट ईयर से हम आपको सीड देंगे, आप उगाओ, उसको हमें बेच सकते हो। जितना आपको सीड अगले साल के लिए चाहिए उस सीड्स को आप अपने पास रख लो, ये आपको किसी अच्छा, मतलब जो चिया सीड हमने उगा लिया उसी को अगर उसी को आप दोबारा ग्रो कर सकते हो। अच्छा। वो ऐसी सीड नहीं है हमने बना रखे कि आप उसे मतलब एक बार लगाओगे तो वो दोबारा नहीं लग सकते। जैसे हाइब्रिड सीड होते हैं उनको एक बार लगाओ तो वो दोबारा नहीं लग सकते, पर जो हमारा चिया सीड है वो हेयरलूम सीड है, उसको आप एक बार उगाओगे फिर वो बार बार होता रहेगा। मतलब वो पूरा 100% ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल यूज नहीं होता उसमें। अच्छा। और बेच भी सकते हो। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही मतलब जो पहाड़ों की किसानों की है कि उन्हें बेचने की दिक्कत है। बिल्कुल कि बात है। कैसे बेचें, मतलब उगा तो देते हो पर बेचेंगे कहाँ। तो मैं पिथौरागढ़ में बैठा हूँ, ठीक है। अब मैं पिथौरागढ़ का एक किसान हूँ और पिथौरागढ़ में मैंने आपकी वीडियो देख के मैंने सीख लिया या कहीं से बीज मंगा लिया, अब मैंने उगा लिया। हाँ जी। और अब वो क्या मैं आपको कैसे बेच सकता हूँ? आपको मुझे पहले अपना सैंपल भेजना पड़ेगा। अच्छा। कि आपने जो उगाया है वो किस तरीके की क्रॉप उगाई है आपने, क्या उसकी क्वालिटी है, मुझे ये चेक करनी पड़ेगी। जब आप मुझे सैंपल भेजेंगे 1 किलो का, तो मैं उसमें क्वालिटी मतलब चेक करके कि ये बीज बेचने लायक आगे है या नहीं है, या इसमें कुछ कमी है या जो भी है, अगर वो हमें सही मतलब अप्रूव हो जाता है तो आप पे जितना भी बीज है या आपके आसपास जो किसानों में बीज है आप वो हमें बता सकते हैं। हम डायरेक्टली आपके जो फार्म से आपको एक जगह बताएंगे, आप वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट में जाके रखना है, वहाँ से वो खुद हमारे पास पहुँच जाएगा और हम मतलब आपको डायरेक्ट अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे को एक चीज़ और जानना था, चिया सीड के वैल्यू क्या है अभी किलो के भाव में? अभी किलो के भाव में जो हम किसानों से लेते हैं वो 120 रुपये के हिसाब से हम अभी ले रहे हैं, जो मार्केट मंडी रेट है। बाकी अगर आप मतलब किसी को डायरेक्ट पे कस्टमर है तो आप उसको 300-400 रुपये किलो भी बेच सकते हो अगर आप डायरेक्ट बेचना चाहते हो। सही बात। मैं ये बल्क का रेट बता रहा हूँ, 120 रुपये, जिसमें आप 1000 टन मतलब 1000 किलो या 2000 किलो जितना भी आप पे है आप बेच सकते हो, हम लेने को तैयार हैं। अच्छा, ऐसे? हाँ, 120 रुपये के हिसाब से ये मार्केट रेट है, वो मार्केट रेट पे ही लेते हैं। जैसे अच्छा। जो भी मार्केट रेट चल रहा है उसके हिसाब से ही मंडी के रेट जो मंडी का रेट होता है। इसकी मंडी नीमच मंडी होती है। अगर किसी किसान भाई को मुझे नहीं बेचना, डायरेक्ट किसी मंडी में बेचना है तो नीमच मंडी है, मध्य प्रदेश में होती है। वहाँ ये जो आयुर्वेदिक चीजें होती है वो सारी वहीं बिकती है। अच्छा। तो आप वहाँ नीमच मंडी में खुद जाकर भी बेच सकते हो। अब कोई मंडी तो नहीं जाएगा, इतनी दूर तो नहीं जाएगा? हाँ, हम भी नहीं जाते मंडी, हम भी मंडी में नहीं बेचते हैं। हम पे जो डायरेक्टली जो हमारे जो बायर्स है वो एक्सपोर्टर्स है, वो डायरेक्ट इसको लेके क्लीन करके एक्सपोर्ट करते हैं। समझ। जो हमारा बल्क, बाकी जितना भी हमारा यूज होता है वो हम यूज करते हैं अपने पैकेजिंग वगैरह के। क्या आप सब्जा भी बेचते हो? नहीं, अभी सब्जा तो नहीं बेच रहे हैं। अच्छा। हम पे सब्जा की डिमांड इतनी नहीं है चिया सीड के मुकाबले, तो इसलिए सब्जा भी हम नहीं बेच रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये मतलब इस पर्सपेक्टिव से समझ में आया। और जैसे आपने बोला ये आपकी जो स्टार्टअप है, आपकी स्टार्टअप के बारे में कुछ और बताइए ना। आपकी क्या SKUs है, क्या क्या चीज़ें करते हो आप अपनी स्टार्टअप में? बेसिकली जो हमारा स्टार्टअप है वो सुपर फूड्स में काम कर रहा है। तो बेसिकली अभी तो हमारे स्टार्टअप के वैसे 2 गोल है। पहला गोल तो ये है कि जो फार्मर्स है उनमें सबसे मतलब चिया सीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाना है, फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ के चिया सीड ग्रो करवाना है फार्मर्स से, जिससे उन्हें बेनिफिट हो सके। दूसरा जो गोल है हमारा वो ये है कि जो फार्मर्स की और क्रॉप है उनको, और जो फार्मर्स है उनको मार्केट से लिंक करवाना है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा मतलब एक बैरियर है। जैसे जो अभी किसान यूपी में है या फिर और मध्य प्रदेश में, उनके पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनके पास मार्केट बहुत पास में है, उनको बस उगाना है, उनको बेचने का प्रॉब्लम इतना नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि उनको प्राइस ढंग से नहीं मिलता है, आड़ती बहुत चीज़ें वो कर लेते हैं, तो वो चीज़ अलग है, उनकी प्रॉब्लम्स अलग है। पर हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ तो मतलब किसान अभी कोई चीज़ बेचने के लिए उगा ही नहीं रहा है। चिया सीड ऐसी क्रॉप है जिसको वो ये सोच रहे हैं कि उसको बेचना स्टार्ट कर रहा है। तो अभी कई स्टार्टअप काम कर रहे हैं मतलब इस एग्रीकल्चर में। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने फार्मर्स की इनकम डबल करी है, पर मैं 100% अपने स्टार्टअप में बोल सकता हूँ कि हमने 4 गुना तक किसानों की आय करी है, क्योंकि
हमारे साथ जो किसान जुड़े थे उनकी कुछ भी आय नहीं थी, अब वो मतलब बेच पा रहे हैं किसी चीज़ को, तो उनकी आय कितनी, मतलब इस चीज़ में एग्रीकल्चर जो इनकम है वो 100% की 10 गुना तक भी बढ़ी है। जितना मैं समझता हूँ कि अगर आप कोई एग्रीकल्चर में काम करते हैं तो गवर्नमेंट आपको मदद करती है, ठीक है, आपको मेंटरशिप देता है, पैसे भी देता है। तो आपकी जर्नी में ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर कौन रहा है, और आपको कैसे कैसे, आपको क्या कोई ग्रांट या कोई हेल्प या कुछ मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ के लिए मैं IIM काशीपुर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उनकी वजह से मतलब हमारे स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा स्केल मिला है। क्योंकि शुरुआत जब हमने करी थी वो लगभग 2021 में 25 फार्मर से स्टार्ट करा था हमने। जितना हम पे पैसा था उतने हिसाब से हम करें, क्योंकि ऐसा हमारे उसमें हमारे मतलब जो हमारी फ़िलॉसफी यही है, हम उतने ही फार्मर्स को जोड़ते हैं शुरुआत में कि जितने का हम माल वापस खरीद सके। ऐसे नहीं कि मैं 1000-2000 किसानों को जोड़ लूँ और वो सबने उगा लिया और मैं उनसे खरीद ना पाऊँ या वो बेच ही ना पाए, क्योंकि फार्मर्स जो पहाड़ के फार्मर्स है वो बहुत सेंसिटिव है अभी। अगर उनको कुछ भी लॉस होता है मेरी वजह से या फिर XY किसी की वजह से, तो वो उस चीज़ को टोटली छोड़ देंगे। मतलब बहुत सारे लोग माइग्रेट इसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लॉस हो रहा है, फार्मिंग कर रहे हैं, उसके बाद लॉस हो रहा है, तो फिर लॉस को कब तक बेयर करेंगे वो। तो हम उतने ही फार्मर्स को जोड़ते हैं जितनों से हम खरीद सके। और आपको कोई ग्रांट वगैरह मिला है? ग्रांट की मैं बात कर रहा था, सॉरी। तो जो ग्रांट की मैं बात कर रहा था, तो हम 25 फार्मर्स से स्टार्ट करा था, जब हमें IIM काशीपुर में हमने इंक्यूबेशन करा, तो हमें मतलब उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो मतलब फंड्स है वो हमें एलोकेट हुए थे। हमारा स्टार्टअप नंबर 1 आया था उस चीज़ में, तो 25 लाख का हमें मिला था जो मैक्सिमम ग्रांट था। अच्छा, वो हाँ जी। तो उससे हमने अपनी प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट बनाई, जो अपने एम्प्लॉयज़ भी रखे जो उसका क्लीनिंग वगैरह करते हैं, जो चिया सीड वगैरह की पैकेजिंग वगैरह करते हैं। बाकी जो हमने 25 फार्मर्स से 500 फार्मर्स तक की जो जर्नी है वो उन्हीं की तरह मतलब उन्हीं के फंड्स की वजह से अचीव करी है, IIM काशीपुर की वजह से। तो मैं जितने भी स्टार्टअप मुझे देख रहे हैं या फिर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ IIM काशीपुर को कांटेक्ट करिए। उनके पास जो RKVY स्कीम के अंदर काफ़ी अच्छी मतलब ये गारंटी नीड फैसिलिटी है, जिसको आपको कोई वापस भी नहीं करना है आपको उसे। अगर आपका स्टार्टअप मतलब कुछ अच्छा काम कर रहा है किसानों के लिए, पहाड़ के या किसी भी किसानों के लिए, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और आपको 100% उसमें फंडिंग मिलेगी ही मिलेगी। क्या बात है। तो इसमें अब मैं थोड़ा सा और टेक्निकल चीज़ें भी जानना चाहूँगा भाई, क्योंकि ये मौका पता नहीं फिर कभी हमें मिले कि ना मिले, ठीक है। और मैं हूँ भाई बिल्कुल नॉर्मल बंदा, मेरे को ये सब नुआंसेस चीज़ें पता नहीं है। तो मेरी तरह जो मेरी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो बिल्कुल मेरी तरह लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता। तो ऐसे अगर आपकी तरह हम बिजनेस स्टार्ट करें या हम कोई अपना छोटा मोटा धंधा ही स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई शॉप ही बनाना चाहे, कोई ऐसे ही कुछ सामान उठा के बेचना भी चाहे, तो किस किस टाइप के प्रॉब्लम या चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ सकता है? कुछ अगर हमें इस टाइप के कुछ बता सके तो। ठीक है, मैं बिल्कुल बताता हूँ। तो मैं अपना जितना एक्सपीरियंस है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताता हूँ। अगर आपको कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो पहले तो आप बिज़नेस इसलिए मत स्टार्ट करना है कि आपको पैसा कमाना है, क्योंकि पैसा बहुत सेकेंडरी चीज़ में आता है, बहुत बाद में आता है वो चीज़। अगर आपने लेकिन मैं तो बिजनेस करूंगा पैसा कमाने के लिए, मेरे खुद के नहीं, पैसा तो आपका देखो वो एक मतलब आउटपुट है एक तरीके से। अगर आप अच्छा काम करोगे आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आप किसी चीज़ का अगर सॉल्यूशन दे रहे हो ना कस्टमर को, तो वो आपको पैसा दे के वो चीज़ खरीदेगा। पर अगर आप यही सोच के शुरू से चलोगे कि मुझे पैसा कमाना है और किसी का कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे हो किसी को, तो वो आपको मतलब बस मतलब आप ये सोचते रह जाओगे पैसा कमाना है, पर आप पैसा कमा नहीं पाओगे कभी। तो पहला तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप जो भी अगर बिजनेस में फोकस कर रहे हो तो ये सोचो कि आप किस तरीके से उस चीज़ में बेटर कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा भी बेटर करा ना, तो आपको हर कोई पैसा देने आएगा और उससे आप काफ़ी अच्छा मतलब बिजनेस कर सकते हो। तो मेरे को काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई मैं किस चीज़ का बिजनेस करूं, मैं बोलता हूं कि भाई हर चीज़ का बिजनेस है, हर चीज़ का बिजनेस है। अगर अपने चारों तरफ आप देखोगे ना, हर चीज़ में बिजनेस है। आपने जो शर्ट पहनी है उसका एक बिजनेस है, जो आपने जीन्स पहनी है, अपने जूते पहने हैं, अपने चश्मा पहने, एक कील है, एक कैमरा है, हर किसी चीज़ का बिजनेस है। हर चीज़ का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो कोई सी भी चीज़ आप पकड़ लो जो आपको प्रॉब्लम लग रही है, उसमें आप घुस जाओ और उसमें थोड़ा सा बेटर कर दोगे ना, तो उसमें बहुत बड़ा बिजनेस आप बना सकते हो।
बस थोड़ा सा बेटर करना है आपको। कहने के मतलब ये कि आप सिर्फ बेचने के चक्कर में मत जाओ, सोल्यूशन प्रोवाइड करो। हाँ, सोल्यूशन प्रोवाइड करो, खरीदने वालों की कमी नहीं है, पर आप सेम चीज लेके जाओगे तो फिर ऑलरेडी उसका जो मतलब जो उसमें काम कर रहा होगा इतने सालों से, आप उसको कम्पीट ही नहीं कर पाओगे ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी है डाइसन, बहुत बड़ी वैक्यूम क्लीनर की कंपनी है। तो जो उसका फाउंडर है उसको प्रॉब्लम थी, जो वैक्यूम क्लीनर थे पहले के उसमें एक बैग आता था। हाँ, तो क्या वो जब भी क्लीनिंग करता था वो बैग भर जाता था, तो उसे फिर क्लीन करना पड़ता था उसे। तो उसको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी कि भाई ये बार बार मैं जब भी वैक्यूम क्लीनर के लिए वो करूँ तो मुझे पहले बैग क्लीन करना है। तो उसने बोला कि क्यों ना मैं ये बैग को ही रिमूव कर दूं और सिर्फ वैक्यूम क्लीनर में एक मतलब बॉक्स है उसको खाली करके आप धो के रख दो, या फिर उसको क्लीन करने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट निकाल के आप उसे रख सकते हो। तो उसने इस चीज़ में काम करना स्टार्ट करा। वो बहुत बार फेल हुआ, उसने बहुत ट्राई करा, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं था, कोई उसको बैकग्राउंड कुछ भी नॉलेज नहीं था कि कैसे वैक्यूम क्लीनर बनता है। पर वो करता रहा। एक टाइम पे उसने मतलब अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा उसे। अच्छा, वो हाँ, पर वो उस प्रॉब्लम के पीछे बढ़ गया था वो। पर जब उसको सॉल्यूशन मतलब उसका मिला, जब उसने वो बना दिया, उसके बाद आज की डेट में वो नंबर 1 कंपनी है वैक्यूम क्लीनर में, डाइसन। अच्छा, नंबर 1 कंपनी बन चुकी है, क्योंकि उसने ऐसी प्रॉब्लम पे काम करा जो प्रॉब्लम सबकी थी पर कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया था। अब जो बड़ी कंपनी होती है ना, जो स्टार्टअप और बड़ी कंपनी में ये डिफरेंस होता है कि बड़ी कंपनी ज़्यादा मतलब कुछ करना नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उनकी परमिशन लेनी होती है, ये सब करना होता है। तो स्टार्टअप में यही होता है कि आप मतलब आप फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो स्टार्टअप ही जो हमारी जो इकोनॉमी है ना उसको शेप करती है एक टाइप से। अच्छा, तो यही मैं बता रहा था आपको एग्जांपल की थ्रू। तो दोस्तों ओवर मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ ये देख के मत शुरू हो जाइए कि मेरे को ये सामान बेचूंगा, इससे इतना पैसा कमाएगा। आपको खुद को सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई ऐसे अपनी प्रोडक्ट में या अपनी प्रोसेस में ऐसा कुछ करें जिससे आपकी प्रोडक्ट स्टैंड आउट हो और लोग कहें कि मुझको ये सामान लेना है। आपका कहने का मतलब सॉल्व होगी सिंपल सी। अगर लोग मेरी प्रॉब्लम कोई चीज सॉल्व करोगे तो मैं वही चीज लूंगा। बिल्कुल बेसिक चीज है, सही बात और है। मेरे को वो चीज मिलेगी तो मैं उसका पैसा भी दूंगा। हाँ, पर इम्पोर्टेंट ये चीज है कि उसमें जो आपका जो प्राइसिंग, ऐसा नहीं कि आपने प्रॉब्लम तो सॉल्व करी पर आपका प्राइस इतना महंगा हो गया कि वो बजट में ही नहीं आया उसके। तो ये चीजें भी फैक्टर करती है कि जो प्राइसिंग होगी उसकी, ये सब तो फिर वो बिजनेस स्टडीज में ये तो है। पर जो मतलब जो उसका कोर है वो यही है कि कस्टमर सेंट्रिक अपने प्रोडक्ट को रखो, कि कस्टमर के लिए क्या आप सॉल्यूशन दे सकते हो। बाकी जो चीजें है उस चीजों में आपको काम कर सकते हो। जैसे आप स्केल करोगे तो प्राइसिंग कम होगी, तो वो सब चीजें तो मान लो वो तो करनी है आपको। पर जो कोर है वो यही है कि कस्टमर सेंट्रिक अपने उसको रखोगे ना, तो आप काम मतलब उसमें कर पाओगे, तो आप अच्छा बिजनेस बना पाओगे। अगर पैसे को सेंटर में रखोगे तब नहीं बना पाओगे। अभी आपके पास कितना बड़ा टीम है? मेरे पास बहुत ही छोटा टीम है एक्चुअली, और मेरे हिसाब से इस एआई के जो वर्ल्ड में आगे के टाइम पे अब मुझे नहीं लगता कि आपको बड़ी टीम की जरूरत है कुछ बड़ा करने के लिए। आजकल आपको पता होगा एआई के थ्रू कितनी बड़ी बड़ी 1% कंपनीज बन रही है, 6 महीने में $1 बिलियन की कंपनी बन रही है आज की डेट में एआई के थ्रू। हाँ, ये तो हो रहा है। इंडिया में भी अभी सून होने वाला है, पर फॉरेन में तो ये मतलब काफ़ी वो भी है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एक बंदे ने एआई के थ्रू एक ऐप बनाई जो आप फोटो खींचो किसी भी चीज़ की खाने की, और वो उसकी कैलोरी काउंट आपको कर लेगी। जैसे आप कैलोरी काउंट करते हो ना, तो उसने बस ये एआई के थ्रू ऐप बनाई, और उसको नॉलेज तो थोड़ा था ही, पर उसने बहुत छोटी टीम के साथ ये ऐप बनाई। आज की डेट में वो ऐप नंबर 1 है एप्पल प्ले स्टोर में। अच्छा, नंबर 1। तो आप सोच सकते हो कि कितनी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। और बड़ी टीम की अब आपको जरूरत नहीं है। पहले लोग बोलते थे कि भाई टीम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आज की डेट में किसी चीज़ की जरूरत नहीं है आपको। बहुत अच्छी बात है। मेरे को एक चीज़ और जानना था कि ये जो पानी की समस्या हो रही है और आप एग्रीकल्चर फील्ड में मतलब काम करते हो, आपके बाय प्रोडक्ट्स जो है एग्रीकल्चर का ही आता है, जो एग्रीकल्चर का बाय प्रोडक्ट है आपका प्रोडक्ट, तो आप उत्तराखंड के किसानों को क्या बोलना चाहोगे? और मतलब किस टाइप के क्रॉप वो लोग उगाए? और आजकल गवर्नमेंट भी बहुत ये बोल रहा है कि हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाने के लिए, हॉर्टिकल्चर में चीज़ें जाने के लिए बोलते हैं। मतलब गवर्नमेंट भी खुद बोल रही है कि अब हॉर्टिकल्चर में चीज़ें करें। आप क्या देखते हो फ्यूचर हॉर्टिकल्चर को लेकर उत्तराखंड में, और आम जनता और किसानों को आप क्या हिदायत देना चाहते हो, मतलब एडवाइस देना चाहते हो कि
वो क्या किस टाइप के और काम करे और किस तरीके से वो अपनी ड्राई सीजन में कैसे अपना काम करे, बरसात में कैसे काम करे, बस इसमें तो अगर आप कुछ प्रकाश दे सके तो। मैं एक्चुअली जो भी सोचता हूँ ना, मैं अपने आप को सेंटर में रख के सोचता हूँ कि अगर मैं फार्मर होता तो मैं क्या करता। तो मैं वैसे बताता हूँ, अगर मैं फार्मर होता तो मैं क्या करता। अगर मैं फार्मर होता तो मैं एक क्रॉप पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहता, मैं मल्टीपल चीज़ें करता। मैं चिया सीड को उगाता जहाँ पर मेरे खेत बंजर पड़े हैं, क्योंकि उसको कोई जानवर नहीं खाता, तो मैं उसको दूर भी लगा सकता हूँ। जो मेरे घर के पास है मैं वहाँ पर बी कीपिंग भी करता, मैं फिशरीज भी करता, साथ में हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स है वो भी लगाता, वेजिटेबल फार्मिंग भी करता। और साथ में जो मुझे लगता है कि जो जिसका मतलब मुझे लगता है फ्यूचर है और उत्तराखंड उस चीज़ में मुझे लगता है काफ़ी आगे बढ़ सकता है, वो है जो ड्राई फ्रूट्स की फार्मिंग। कोई कर ही नहीं रहा है यहाँ, जबकि पूरा इन्वायरमेंट है, सब कुछ है। कश्मीर में हो रही है, यहाँ क्यों नहीं हो सकती। बादाम है, अंजीर है, आपका अखरोट है, इनकी फार्मिंग को बढ़ाओ, मतलब इनको ज्यादा बढ़ाओ ना, इनकी तो क्रॉप मतलब इनकी वैल्यू वन टाइम लगा दो फिर वो ये तो सालों साल देते इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है मार्केट में। बिल्कुल है। और इतना ज्यादा बिकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। उत्तराखंड मतलब पूरे इंडिया में अगर आप ड्राई फ्रूट का पूरा मार्केट देखोगे ना, तो आप बोलोगे कि इससे मतलब इससे बड़ा चीज तो कुछ है ही नहीं, इससे बड़ा कोई बिजनेस कोई है ही नहीं। उल्टा हम इंपोर्ट करते हैं ड्राई फ्रूट। हम तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नहीं बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, जबकि यहाँ पर है मतलब उत्तराखंड ऐसा क्लाइमेट है, जगह भी है, कितने सारे स्टेट है ये उगाने के लिए। जो नॉर्थ ईस्ट की पूरी बेल्ट हिमाचल तक, पूरी जो नॉर्थ ईस्ट की पूरी बेल्ट है, इसमें बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स की फार्मिंग हो सकती है। सही बात, पर कोई कर ही नहीं रहा है इस चीज में। हम फार्मर्स को मैं इसमें दोष नहीं मानता, क्योंकि फार्मर्स को तो देखो इतना नॉलेज नहीं होता। अब हम जैसे स्टार्टअप, जैसे मैं सुपर फूड्स में ही काम कर रहा हूँ, तो मेरा अगला जो टारगेट है वो तो इन्हीं चीज़ में है कि इसी सुपर फूड्स में और सुपर फूड्स को, जैसे ये हमारे ट्रेडिशनल सुपर फूड्स है बेसिकली। बादाम किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बोला बादाम आपको पता है, बचपन से खा रहे, भिगा के खा रहे, घर वालों को पता है, होता है ये होता है। इन चीज़ों को आप उगाओगे, बेचने की आपको वही नहीं है, घर पे लेके जाएंगे आपके लिए, घर से लेके जाएंगे आपके लिए। जो अंजीर आ रही है अफगानिस्तान से आ रही है, हमारी अंजीर अफगान से आ रही है, यहाँ की अंजीर क्यों नहीं उगा रहे हैं, जबकि यहाँ बहुत बेटर हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती। अरे इंडिया में हर चीज का मतलब वो है, जो वेदर है, तो यहाँ तो मुझे लगता है और बढ़िया हो सकता है। अगर आप थोड़ा मतलब देखो, फार्मर्स को तो टेक्निकल नॉलेज नहीं होता इनिशियली, तो थोड़ा सा जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है, जो जैसे रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो रिसर्च करती है क्रॉप्स पे, अगर वो इन चीज़ों में रिसर्च करे, उनको ऐसे वो बनाए यहाँ के लिए जो सीड्स है, ऐसी जो वो सीडलिंग्स बनाए और फार्मर्स को प्रोवाइड कराए, तो ये बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बन सकता है फार्मर्स के लिए भी। मुझे लगता है कि अगर ये उत्तराखंड के जो फार्मर्स इसको अगर मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं, तो पूरे देश के जो सबसे रिचेस्ट फार्मर होंगे वो उत्तराखंड से होंगे। और मेरा तो जीवन का यही टारगेट है कि उत्तराखंड के किसानों को सबसे अमीर किसान बनाना है, मतलब पूरे इंडिया के। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस बात पे तो मैं बहुत आपको शाबाशी देता हूँ। थैंक यू। पर मेरा जो मतलब जो मैं ये सोचता हूँ ना कि सिर्फ जो फार्मिंग है ना, उससे कभी किसान अमीर नहीं बन पाएगा, क्योंकि 3 सेक्टर होते हैं, आपको पता होगा, एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर, एक टर्चरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसका मतलब ये है कि जो जमीन से जो चीज़ें हम निकालते हैं उसको वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं, तो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। सेकेंडरी सेक्टर होता है जो उसकी प्रोसेसिंग होती है, जो फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज होती है, प्रोसेसिंग होती है, वो आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। और जो टर्चरी आता है वो आपका जो उसकी सर्विसेज को देने के लिए, मतलब सर्विसेज आप जो दे रहे हैं वो टर्चरी सेक्टर में आता है। तो उत्तराखंड में टर्चरी सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी जीडीपी पे, बट सबसे ज़्यादा जो लोग जो एम्प्लॉयड है वो एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, और वो सिर्फ 18% हमारे जीडीपी को दे रहा है, और टर्चरी सेक्टर जो दे रहा है 48% दे रहा है, और सेकेंडरी 34% दे रहा है। तो मुझे लगता है इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, जब वो बनेगा, उस पर हम काम कर रहे हैं अभी, तो उस चीज़ वो जब बनेगा ना, तो असली किसान अमीर होगा। अभी जो फॉरेन में होता है ना, वहाँ के किसान इतने अमीर होते हैं कि उन पे BMW होती है। अच्छा, पता है जर्मनी में आप जाओगे तो किसानों पे आपको मतलब छोटी मोटी गाड़ी नहीं दिखेगी, BMW ऐसे गाड़ी दिखेगी। किसान मतलब वहाँ बहुत अमीर होता है। यहाँ जैसे किसान मैं बोल रहा हूँ तो आपको लगेगा गरीब आदमी ही होगा, पर वहाँ किसान का मतलब अमीर आदमी है, तो बहुत अमीर आदमी है, क्योंकि वहाँ किसान सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं है कि वो बस एग्रीकल्चर में ही कर रहा है, वो उसकी प्रोसेसिंग भी कर रहा है, जो चीज़ वो उगा रहा है उसकी प्रोसेसिंग भी कर रहा है। मान लो आपने हल्दी उगाई, हल्दी को आपने प्रोसेस करके उसकी कोई चाय भी बना दी, और उसमें टर्चरी कैसा आएगा, आपने फार्म स्टे बना दिया, उसमें आप वो चाय कस्टमर्स को प्रोवाइड भी कर रहे हो। अच्छा, तो आपने एग्रीकल्चर भी करा, प्राइमरी सेकेंडरी भी आपका हो गया कि आपने प्रोसेसिंग करी,
थर्चरी भी आपका हो गया कि आपने होम स्टे या फार्म स्टे खोल दिया, उससे आपके पास कस्टमर आ रहे हैं जो फार्मिंग सीखना भी चाहते हैं, वहीं पे ऑर्गेनिक खाना भी चाहते हैं और साथ में भी जाते हैं, और हाँ लेके भी जाते हैं, और साथ में उनको रहने का भी अच्छा मिल रहा है ऑर्गेनिक। तो ये 3 जब चीज होगी ना तो किसान की आय इतनी बढ़ेगी या फिर किसान इतना अमीर होगा कि हर कोई किसान बनना चाहेगा अगर ये मॉडल इम्प्लीमेंट हो गया तो। एक सवाल और है मेरे पास, मतलब एज ए स्टार्टअप अगर इको फ्रेंडली फूड हम कैसे चूज कर सके एज अ कंज्यूमर, मतलब एज अ कंज्यूमर आप क्या सजेस्ट करोगे, इको फ्रेंडली फूड्स को हम कैसे चूज कर सकते हैं? सबसे मतलब जो कॉमन जो चीज़ आई थिंक जो भी इको फ्रेंडली स्टार्टअप्स है और जो ये उनका लेबल जरूर, मतलब आप जितनी भी चीज़ें ले रहे हो ना, अगर आप कॉन्शियस हो कि उसमें क्या चीज़ है उसमें पढ़ो। आप हमेशा जो भी स्टार्टअप होगा उसमें लिखेगा कि उसकी स्टोरी क्या है या फिर कुछ ना कुछ वो लिखेगा, उसका मिशन क्या है। अगर आप वो पढ़ते हो ना लेबल, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जो ये स्टार्टअप है ये क्या कर रहा है, क्या ये प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है या नहीं है, क्या ये नेचर के लिए सही है या नहीं है। क्योंकि जो भी वैसे प्रोडक्ट होंगे ना जो आपको दिखेंगे वैसी फैंसी पैकेजिंग में, और मतलब वो हमेशा मतलब इको फ्रेंडली नहीं होंगे, क्योंकि उनको बेचने के लिए उनको ज़्यादा उसमें इसको कॉस्मेटिक बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, कि कॉस्मेटिक पे ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, लिपि पोती ज़्यादा, हाँ लिपा पोती ज़्यादा करनी पड़ती है उसमें, क्योंकि वो उसको डायरेक्टली वैसे दिखा नहीं सकते है ना, तो उन्हें आपको अट्रैक्ट करने के लिए वो इन चीज़ों पे पैसा खर्च करते हैं कि उसकी पैकेजिंग बहुत बढ़िया कर देंगे, आप उसके पीछे जाओगे नहीं, आप बस देखोगे अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया दिख रहा है तो इसको ले लेता हूँ। समझ रहा हूँ। तो आप जो पैकेजिंग है ना उसको जो भी उसमें पढ़िए कि उसको क्या है, उसकी वेबसाइट में जाइए कि क्या लिखा है, क्या वो बेच रहे हैं, क्या उनका मोटिव है। अगर आपको मौका मिले है, अगर आपको मौका मिले कि फूड सेक्टर में पॉलिसी लाना है, ऐसे ही हाइपोथेटिकली सवाल है, अगर आपको मौका मिले फूड सेक्टर में पॉलिसी लाना जिससे ज़्यादातर पर्यावरण को अच्छा फायदा हो, तो आप ऐसा क्या पॉलिसी लाओगे जिससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा फायदा हो फूड इंडस्ट्री के लिए, फॉर एग्जांपल फसाई के लिए हो या फिर कोई ऐसे एग्रीकल्चर सेक्टर से हो, कि फूड इंडस्ट्री के लिए तो बहुत सारे पॉलिसीज होती है ना, तो आप ऐसा कौन सा पॉलिसी, फार्मर सेंट्रिक बोल रहे हो या कंज्यूमर सेंट्रिक बोल रहे हो? मैं खाने को लेकर बोल रहा हूँ। खाना अच्छा। तो अब फार्मर से भी देता है, स्टार्टअप भी देता है, बहुत सारी चीज हो सकते हैं, तो आप कोई भी एक किस्म से बता सकते हो। नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या पॉलिसी मैं दे सकता हूँ। बना के कुछ देने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास आपके एक्सपीरियंस से लगता है जो मुझे लगता है मैं वो बता देता हूँ। मुझे लगता है कि अगर हर प्रोडक्ट मैंडेटरी हो जाए कि वो ट्रेसेबल दिखाना है कि ये कहाँ से उगा था और कहाँ से ये आया है और किसने ये उगाया है हर प्रोडक्ट, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है कंज्यूमर को भी और फार्मर को भी। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो सिस्टम है ट्रांसपेरेंट नहीं है। फॉरेन में तो होता है, वहाँ बहुत ट्रांसपेरेंसी पे काम करा जाता है। अच्छा, वहाँ उसमें एक QR कोड दिया जाता है, मतलब जो उसका प्रोडक्ट है उसमें आप स्कैन करोगे तो आपको दिखाया जाएगा कि कहाँ से ये, कब ये प्रोडक्ट उगा था, कब ये यहाँ फैक्ट्री में पहुंचा, कब ये पैक हुआ, कब ये शेल्फ में आया, तो पूरी उसकी जर्नी होती है। अच्छा, हो शुरू से लेकर आखिरी तक की। तो ये अगर मुझे लगता है मतलब ये पॉलिसी आई जाए कि अगर कंपनीज को ट्रेसेबल आप पूरा प्रोडक्ट दिखाओ, उसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है उसमें थोड़ा गवर्नमेंट मतलब सब्सिडी दे या फिर गवर्नमेंट हेल्प करे, तो इससे मुझे लगता है कंज्यूमर के लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। सही बात है। तो मेरे हिसाब से ये पॉलिसी आए तो ज़्यादा बेटर है। और कोई ऐसा कोई एडवाइस जो हमारे स्टूडेंट्स है जो अभी कॉलेज में है या 12वीं में है या कोई ऐसा चीज़ें कर रहे हैं, उनको किस टाइप के, अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हो एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चरल बेस्ड स्टार्टअप से, तो उनको आप क्या हिदायत देना चाहते हो? मैं तो देखो यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी अगर स्टूडेंट्स है या फिर जो भी है, जो भी कुछ करना चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर फार्मिंग से रिलेटेड या फिर कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो सबसे पहले जो आपका प्रोडक्ट है या जो भी नीश है, एक नीश पे काम करिए। नीश मतलब जो मतलब सबसे बेसिक चीज़, मतलब उसके डिटेल्स में काम करिए एकदम, मतलब ऊपर से किसी चीज़ में मत जाइए। अगर मान लो कि अगर आप बोल रहे हो कि मुझे इस चीज़ की फार्मिंग करनी है, तो उसकी पूरी डेप्थ तक जाइए कि ये फार्मिंग से क्या बेनिफिट होगा, इस फार्मिंग को करते कैसे हैं, सीड्स कहाँ से आएंगे और इसका फ्यूचर क्या होगा, मतलब पूरा डिटेल में जाके उस चीज़ में काम करिए। और
मतलब ये मत सोचिए कि मतलब फ्यूचर का ज़्यादा मत सोचिए, ट्रायल एंड एरर करिए, क्योंकि ये मैंने खुद करा, मुझे नहीं पता था। आज मैं राशिल बस भाई के साथ यहाँ बैठूंगा, बस एक जो मैंने डिसीजन लिया उसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ कि मैंने अपनी जॉब छोड़ के, मैंने जो मेरी सैलरी आ रही थी उसको छोड़ के मैंने ये कदम लिया कि मैं इस चीज़ में काम स्टार्ट करता हूँ। वहाँ से काम स्टार्ट करा, आज मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर मैं वो नहीं लेता तो शायद मैं भी अभी जॉब कर रहा होता अपने सेक्टर में। तो मेरा तो यही हुआ है कि ट्रायल करिए, एरर करिए। हम भी कोई मतलब हर कोई गलती करता है फिर सीखता है, गलती करिए सीखिए। अगर आप गलती करेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। अगर आप सीधा सक्सेस होंगे तो मतलब ऐसे तो सक्सेस होंगे नहीं डायरेक्टली, गलती आपको करनी पड़ेगी, गलती करेंगे सीखेंगे, फिर एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी। और मेरे उसमें जो मेरा मतलब मैं इस चीज़ को मानता हूँ और मेरे साथ हुआ भी ये कि जितनी मैंने मेहनत करी है उसका मुझे फल भले ही लेट मिला है पर मिलता जरूर है फल। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी फल नहीं मिलेगा आपको, फल जरूर मिलेगा आपको। चलो दोस्तों, यही था हमारे आज की वार्तालाप और मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आया होगा। मुझे भी काफ़ी चीज़ें समझ में आया और मैं धन्यवाद देता हूँ अनंत भाई को, जिन्होंने हमें इतना टाइम दिया, हमारे पास आए, हमें इतनी अच्छी बातें बताए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शब्बा खैर। थैंक यू।